નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં આપને મનગમતા જે લોકો હોય છે તેની સાથે સીધી વાત કરી છે અને તે પણ અંતરંગ. દર્શક મિત્રો, આજે અતિથિ કાર્યક્રમ એટલે કે ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે આજે બન્યા છે કે લક્સ ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ જે ખૂબ જ પોપ્યુલર થઈ છે સિરિયલ, તેના जज પણ એટલા पॉपुलर થયા છે, रेमो डिसोजा. रेमो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. थैंक यू. रेमो जी, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि ये डांस फील्ड में जो भी होता है, कोरियोग्राफर होता है, डांस करने वाला, उसको क्या गेटअप ऐसा ही रखना पड़ता है, गले में ये डाल देना, टोपी पहनना, शेविंग नहीं करना, तो क्या ये यूनिफॉर्म में आता है क्या ये? एक ये स्टाइल स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप कि ये जिस तरीके से डांस एक फ्रीडम होता है, हाँ. तो वो फ्रीडम आपको हमारे कॉस्ट्यूम में दिखता है कि आप बिल्कुल भी जो मन पड़े वो पहन लो, जैसा थोड़ा हटके दिखना चाहिए. थोड़ा हटके दिखना चाहिए. ओके. तो भीड़ में आप ओके ओके. દર્શક મિત્રો, આપને એક નવાઈ લાગશે કે રેમો ડિસોઝાને અત્યાર સુધી આપે જે પ્રમાણે ક્યાંક જજમાં સ્પેશિયલ કોમેન્ટ આપતા જોયા છે, કોરિયોગ્રાફી વખતે ક્યાંક ડાંટ આપતા પણ જોયા છે, પરંતુ ઓલવેઝ આપે જો તમને ટિપિકલ અંદાજ હોય છે હિન્દીનો, પરંતુ આપને જાણીને નવાઈ લાગશે કે રેમો ડિસોઝા ખૂબ જ સારું ગુજરાતી બોલી શકે છે. ચોંકી ગયા ને? રેમોજી, ગુજરાતીમાં હવે આખો ટોક શો આપણે ગુજરાતીમાં કરીશું. રેમોજી, ગુજરાતી સારું બોલી શકો છો. મને જ્યાં સુધી હું ભૂલ ન કરતો તો જામનગરમાં આપે લગભગ 15 વર્ષ કદાચ આપે કાઢ્યા છે. ઓકે, મને જામનગરની થોડી વાતો કરવી છે. કઈ રીતે જામનગર આવવાનું થયું? મારું જન્મ ત્યાં થયું જામનગરમાં, કેમ કે મારો ડેડી છે એ એરફોર્સમાં છે, એરફોર્સ જામનગરમાં. તો એનું પોસ્ટિંગ બેંગ્લોરથી જામનગરમાં થયું અને પછી મારું જન્મ થયું ત્યાં. અને 15 વર્ષ નહીં, 19 વર્ષ જામનગરમાં. તો સ્ટડી ને સ્કૂલિંગ બધું? સ્ટડી, કોલેજ. ઓકે, કઈ જગ્યાએ કર્યું હતું સ્ટડી? સ્ટડી હું એરફોર્સ સ્કૂલમાં કર્યું અને પછી એના પછી વારે ગુજરાતી મીડિયમમાં જયકુરબેન મીડિયમ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ છે ત્યાં, JK હાઈ સ્કૂલ, ત્યાં મને કોલેજ અને બધું. કોલેજ ક્યાં શેમાં, કઈ સ્ટ્રીમ લીધી હતી? કોમર્સ, આર્ટ્સ? સાયન્સ કરતો હતો હું. અને 12નું બોર્ડ એક્ઝામ ચાલતું હતું અને મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળ્યું મુંબઈ જવાનું. તે મારા પેરેન્ટ્સ કહેતા હતા કે એક્ઝામ દઈ દે અને મને મુંબઈ જવું હતું, તો મેં કીધું હવે બેમાંથી એક જ કરું. I chose dance line and ओके. मेरे हिसाब से मैं अभी थोड़ा हिंदी में थोड़ा रिलैक्स रहेगा. ओके फाइन. अरे मुझे डांस लाइन आपने चूज किया, क्या क्या ड्रीम लेके गए थे बम्बई जाना? क्योंकि क्या वो एज जो आप बता रहे थे, कॉलेज का 12th का एग्जाम दिया, आई थिंक नियर अबाउट 17 ईयर्स आपकी एज होगी. बहुत सारे, क्योंकि ये जो उम्र होती है, ड्रीम बिल्कुल हजारों सपने आते, लाखों सपने आते हैं, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है. क्या ड्रीम लेके बम्बई की तरफ आपके कदम चले थे? हर उस आदमी की तरह मेरा भी ड्रीम था, एक छोटे आदमी की तरह कि एक बड़ा आदमी बनेगा, बॉम्बे जाके एक नाम कमाएगा और सबके सामने आएगा. तो वही ड्रीम मेरे पास भी था. लेकिन क्योंकि एक छोटी सी जगह से गया था जामनगर अभी फेमस हुआ है रिलायंस की वजह से, नहीं तो तब तो कोई पूछता भी नहीं था उस जगह को. तो उस जगह से निकल के आप पहली बार तो बॉम्बे जैसे शहर में जाते हो जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है हर चीज़, मतलब वहाँ रहना ही बहुत मुश्किल काम है. उसके बाद वो सारी तकलीफें सही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, स्ट्रगल. क्या तकलीफ, ऐसी कौन सी तकलीफ जो जीवन भर भूल नहीं पाओगे? ऐसी कोई तकलीफ? सबसे पहले मैं कहूँगा कि वो जो बिना खाना खाए और प्लेटफॉर्म में रहने का जो तकलीफ सहा है मैंने. रहने की जगह तो मिल गई थी मुझे वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग थे, वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, उन्होंने रहने की जगह तो दे दी थी. लेकिन एक अच्छा नहीं लगता है कि उनके घर में रह रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो. तो उनको झूठ बोलता था कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं बाहर 3-4 दिन रहता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि रोज़ उनके घर पे सोता हूँ, रोज़ उठता हूँ, वहीं पे उनका खाना खाता हूँ. तो एक पॉइंट तक ठीक था, फिर उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगने लगा. तो फिर मैंने उनको झूठ बोलना शुरू किया कि मेरे को काम मिल गया. मैं बैंड्रा स्टेशन पर रुकता था, रात भर वहीं रुकता था, 2-2 दिन खाना नहीं खाता था. फिर उनको जाके बोलता था कि मैं 2 दिन बाहर आउटडोर करने गया था, इसलिए मैं आया नहीं. फिर वहाँ से नहा के वापस चले जाता था. सो इस तरीके की कई सारी तकलीफ़ें. एंड देन जब फिल्म इंडस्ट्री में घुसे तो उस टाइम पे ऐसा था कि आपका रंग काला है, आप दिखते अच्छे नहीं हो, तो आप को काम बहुत मुश्किल से मिलेगा.
तो एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हुआ। अब ये प्रॉब्लम कि अभी यार डांस नहीं देख रहे हैं आप, मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरा कलर देख रहे हो। तो वो प्रॉब्लम आया। उसके बाद उसको टैकल किया मैंने। उसको इस तरीके से टैकल किया कि मैंने कहा कि आप मुझे निकाल दो, एक काम करो आप। किसने ये कमेंट किया था कि डार्क स्किन है, यू आर नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री? एक्चुअली उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो भी उसके बाद जब मैं अब एक मुकाम पे पहुंच गया था तो उन्होंने भी काफ़ी फिर उसके बाद हेल्प किया था, तो अच्छा नहीं लगेगा उनका नाम। बट हाँ, दिस इज योर गुडनेस कि वो जो गलत दीन है वो याद रखते हैं, लेकिन किसके थ्रू ये वर्ड्स आए थे वो नहीं कहना चाहेंगे। अरे मुझे ये टाइम जो होता है, खास करके स्ट्रगल का टाइम, बहुत सारे गलत सोच भी आते दिमाग में कि फ्रस्ट्रेशन आता है, कहा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा, ना फैमिली को बता सकते क्योंकि एक झगड़ा करके या तो बोले मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। जीत पे जब निकले थे न दोस्तों को बता सकते हैं। गलत सोच भी आई होगी कभी, ऐसा कोई गलत सोच कि नहीं दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ, आई कैन नॉट डू? मेरे ख्याल से जो मेरा विल पावर था, जो क्योंकि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि जो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी थी। तो मैं उन सारे स्ट्रगलर्स को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कभी भी ऐसे दिमाग में मत लेके आना कि कुछ गलत सोचें। पॉजिटिव वे में जाओगे और एक बार आपने अगर ठान लिया कुछ करने का तो ज़रूर कर पाओगे। मैं अपना फ्रस्ट्रेशन नरीमन पॉइंट में निकालता था, समुद्र के किनारे बैठ के। क्या करते थे? समुद्र के पानी में लात मारते थे, किक मारते थे क्या? पाँव पानी में डाल के और समुद्र की तरफ देख के बस घंटों बैठा रहता था और मैं अपने आप से बात करता रहता था कि अब क्या होगा तेरा। चलो, ऐसे शहर के बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनके शहर में समंदर नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? घर में बाल्टी लो, पानी भरो, उसके अंदर पाँव रख के बैठ जाओ। ओके। स्ट्रगल के बाद जो ग्रोथ शुरू हुआ, जहां से पहला ब्रेक मिला, मुझे वो सिचुएशन याद कराना है अभी रेमो जी को, कि वो सीन जब किसी ने फोन किया होगा या किसी का मैसेज आया होगा कि रेमो यू आर सिलेक्टेड, प्लीज कल आ जाइए, परसों आ जाइए, एक वीक के बाद आ जाइए। वो जो शुरू हुई थी उसकी पहली सीडी के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय થયો છે એક નાનકડા વિરામનો, પરંતુ રેમો ડિસોઝાની કેરિયરની જે સક્સેસની શરૂઆત થઈ છે તેની વાત કરીશું એક નાનકડા બ્રેક બાદ। યુવાન કે જે 63 વર્ષની વૃદ્ધાના પ્રેમમાં પડ્યો અને તેના હવસનો શિકાર બન્યો। અમદાવાદના એક શિક્ષકે ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધોને ફરી એકવાર કલંકિત કર્યા છે। ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનો પર્દાફાશ કરતો કાર્યક્રમ રેડ કોર્નર, રવિવારે રાત્રે 9:30 કલાકે। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ અતિથિમાં। વાત કર્યા છે આપણે ડાન્સિંગ સુપરસ્ટાર અને કોરિयोग्राफर અને જજ रेमो डिसोजा था। रेमो जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ गया था, लेकिन मुझे वो क्षण याद करनी है, वो टाइम याद करना है जब आपको कॉल आया कि आपको कहीं इस इंडस्ट्री में जगह मिलने वाली है। कौन सा वो दिन था, किसका फोन था और क्या फीलिंग थी? वो दिन था जब मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था और मैं घर चला गया था। रिजेक्ट करने से पहले उनको कहा गया, मैंने कहा था कि आप मेरा डांस देख लो, आप मेरे लुक्स पे मत जाओ। तो उनको मैंने डांस करके दिखाया। काफ़ी लोग बैठे थे, बड़े दिग्गज लोग वहाँ बैठे थे डांस देखने, उनके सामने मैंने डांस किया, मैं घर चला गया। उसके बाद जिसने मुझे मना किया था मेरे लुक्स की वजह से, उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया मुझे। और उसने कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। That was before how many? It was रंगीला फिल्म। एज अ डांसर मुझे सेलेक्ट कर दिया था। तो मुझे फ़ोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आप 25 डांसर जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से आप एक हो। तो आप 2 दिन बाद शूटिंग पे आ जाना। शूटिंग रंगीला फिल्म की हो रही है। पहली फिल्म है, सबकी पहली फिल्म थी। ए रहमान की पहली फिल्म थी, राम गोपाल वर्मा की पहली फिल्म थी, और अहमद खान की पहली फिल्म थी, और मेरी भी पहली फिल्म थी एज ए डांसर।
काफ़ी लोग ने डेब्यू किया उसमें, तो वो फिल्म थी और मैं इतना खुश हुआ। कौन सा गाना था वो पहला जो शूट हुआ? यही रहे रंगीला का टाइटल सॉन्ग। तो पिक्चर स्टार्ट होती है, सबसे बड़ा दिन मेरा उस दिन था जब मेरे को पहले दिन शूटिंग पे राम गोपाल वर्मा ने बोला कि यहाँ खड़े हो जाओ, आपका क्लोजअप लेना है। तो 70 ये बहुत बड़ी बात होती है जब क्लोजअप किसी, और 25 का जब ग्रुप हो उसमें क्लोजअप आपका लिया जाता है। आमिर खान के बारे में, परफेक्ट आर्टिस्ट के बारे में बोला जाता है। आपका पहला ही एक्सपीरियंस ऐसे परफेक्ट मैन के साथ हुआ था, परफेक्ट आर्टिस्ट के साथ हुआ था। क्या खास बात आपको आमिर खान में दिखी जो शायद बाकी के सुपरस्टार में कहीं कमी दिखती है? मैं कहूँगा परफेक्शनिस्ट है वो। हर चीज़ एग्जैक्टली आप जो बोलेंगे उसका मीनिंग वो पूछेंगे, उसके बाद वो अपने आप के अंदर वो पूरा उतार लेंगे, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, और फिर वो करते हैं वो काम। तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ आमिर खान में है और किसी एक्टर में नहीं है। वो जो डेडिकेशन और जो जिस तरीके से मतलब स्क्रिप्ट में या गाने में या किसी भी चीज़ में घुसते हैं, वो पूरे मतलब अपने आप को लेके घुस जाते हैं उसके अंदर, वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। आप कोई भी फिल्म उठा लो उनकी, आप देखना कि कोई भी फिल्म में वो अपने कैरेक्टर से 1% भी बाहर नहीं निकले हो। कभी कभी रेमो को ऐसा हुआ कि ये जो मुझे सिखाने वाला है, क्योंकि जब आप वहां पे 25 के ग्रुप में जब आप होंगे तो आपके कोरियोग्राफर होंगे, उसके बाद भी जब काम किया होगा तो आपके कोरियोग्राफर होंगे, बाद में आप कोरियोग्राफर खुद बने। जब आप किसी कोरियोग्राफर के अंडर में काम करते थे, कभी ऐसा लगा कि अरे यार इससे अच्छे स्टेप्स तो मैं सिखा सकता हूं, या तो इसकी जगह ये हो सकता था? ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ कि आपने सामने जाके उस कोरियोग्राफर को बोला सॉरी सर इसकी जगह ये करे तो, और कहीं एक्सेप्ट किया था कि कहां उनको ईगो क्लेश होता था उनका? मैंने एक ही कोरियोग्राफर के साथ काम किया, वो है अहमद खान, और उनके साथ ही मैंने जो कुछ भी सीखा हूँ। बट किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये स्टेप्स चेंज होने चाहिए, लेकिन वो मेरे कोरियोग्राफर का बड़ापन था कि जब मैं बोलता था कि उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। हाँ वो एक्सेप्ट कर लेते थे, तो ये उनका बड़ापन था। इसलिए मैं आज अगर मैं जितना भी सीखा हूँ एज अ कोरियोग्राफर और कुछ भी है तो मैं पूरा श्रेय अहमद खान को देता हूँ। इंसल्टिंग टोन बहुत आता है, खास करके कोरियोग्राफर की बात करें तो वो जब भी जूनियर्स होते हैं, जो बच्चे डांस करने वाले, और खास करके 2 या 3 से ज्यादा जब हो जाते स्टार या हीरो हीरोइन के साथ में जो पीछे डांस करता है ग्रुप में, इंसल्टिंग टोन बहुत आता है। ये फरियाद बहुत आती रहती है जो जूनियर आर्टिस्ट है उनका, कि जैसे कि हमारा कोई वजूद नहीं है, उस तरह से हमें इंसल्ट करता है। डू यू फील दैट कि ये इंसल्टिंग टोन अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ऐसे कोरियोग्राफर इस्तेमाल करते, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप जिसका इंसल्ट कर रहे हो वो उसको किस तरीके से लेगा। या तो वो पॉजिटिव लेगा, अब उसको सामने टक्कर, अगर नेगेटिव लिया तो डांस पे उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। तो मैं मानना ये है कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप भी इंसल्ट करते हो लेकिन वो स्टाइल से करते हो। जैसे कि ऑडिशन में एक बंदा आया था आप ही के ऑडिशन में, जो शुरू होते ही सीधा डांस करना चालू कर दिया, जैसे शादी में रोड पे डांस करते, आपने भी उसके साथ डांस करके उसको उठा के जैसे बाउंसर की तरह बाहर छोड़ के आए थे। मुझे वो इंसिडेंट याद करना, आप बहुत हंसे थे जज। क्या हुआ था वो? क्या होता है कि काफी ऐसे लोग आ जाते हैं जो जिनको डांस करना नहीं आता है, अब वो इस मंच पे आ जाते हैं। ये क्या है कि मंच की बेइज्जती होती है उसमें। मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म का इंसल्ट करें। और जहां तक रेमो डिसोजा बैठा है तब तक तो इंसल्ट नहीं होना चाहिए। ओके। तो और फिर मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि सामने वाले को मैं कुछ बोल दूं गलत और उसको निकाल दूं ऐसे करके। तो उसको एक अलग तरीका ढूंढ लिया था मैंने, और मेरे ख्याल ये हुआ था अहमदाबाद में ही हुआ था जब ऑडिशन हुआ था। तो मैं खुद उठ के मैं गया, डांस करते उसको पकड़ा, मैं धीरे से उसको उठा के पीछे ले गया। और उसको मैंने कहा, पीछे ले जाने के बाद कहा, कैमरे पे नहीं कहा कि देखिए आप ऐसा मत करिए, आप सीखो पहले डांस, उसके बाद इस मंच पे आओ। अरे मैं ગુજરાતીમાં એક હવે સવાલ પૂછું છું કે જે પ્રમાણે ડાન્સ કોમ્પિટિશન્સમાં પાર્ટિસિપન્ટ્સ આવે છે, ખાસ કરીને મહિલા પાર્ટિસિપન્ટ્સની અંદર શોષણ બહુ થતું હોય છે। આ એક આક્ષેપ સતત ડાન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, ખાસ કરીને આવા જે પણ કોમ્પિટિશન્સ હોય છે, આવા કોમ્પિટિશન શો હોય છે, તેના માટે થતું હોય છે કે મહિલા પ્રતિસ્પર્ધી જે પણ આવે છે તેનું શોષણ બહુ જ થતું હોય છે। આર યુ એગ્રી? No, I don't agree, because शोषण I don't think સો ઇટ્સ જસ્ટ ફેક્ટ કે જે લોકો સિલેક્ટ નથી થતા એ લોકો પોતે પોતાના બચાવ માટે આ રીતનો અને whoever is saying this is not a good human being. ओके, जस्ट चीप पब्लिसिटी के लिए वो लोग ये करते हैं।
ओके, रेमो जी पूरा ऑडिशन की बात करें और पूरे शो अब तक जितने भी एपिसोड्स हुए, कौन सा हादसा जो मेमोरेबल है, कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा कौन सा हादसा? बहुत सारे होंगे लेकिन एक फनी। एक फनी, सबसे फनी तो मैं कहूँगा कि एक दिल्ली में हुआ था और ऐसे ही डांस करते हुए आया एक, जैसे मैंने अहमदाबाद में डांस करते हुए निकाला था, तो एक ऐसे ही आया, उसने डांस करना शुरू किया, तो हमने उसको स्टॉप करने के लिए बोला। ओके। तो उस आदमी ने उल्टा जवाब दिया कि कोई स्टॉप नहीं करेगा म्यूजिक। हाँ, दिल्ली में हम 3 जज बैठे हैं और उसने बोला कि कोई स्टॉप नहीं करेगा। और उसके बाद जब हमने ज़बरदस्ती म्यूजिक स्टॉप किया, उसको स्टॉप कराया, हमने कहा कि क्या कर रहे हो आप? तो उसने कहा कि मैं डांस कर रहा हूँ। ओके। तो हमने कहा कि ये जो आप कर रहे हो उसको डांस नहीं कहते हैं। तो उसने पलट के जवाब दिया, आप कौन होते हो कि ये बोलने वाले? ओके, आई थिंक उसने गाली गलौज भी किया था। उसने गाली गलौज किया था। नहीं, वापस बोलो जो बोला। जो आपने बोला वो मैंने बोला। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ। मैंने भी कुछ नहीं बोला। हाँ, ये आपने जो हरकत की है अभी स्टेज पे, ये क्या था? कौन सी? ये जो हरकत की आपने, क्या कहते हैं इसे? ये पहले ये जो आपने ये किया कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, चुप बैठो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप परफॉर्मेंस देखो तो सही। ये परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस ये जैसे आपने भी है। प्रिपेयर करके लाया है? डांस तो डांस है ना। ये डांस है? मेरे हिसाब से डांस है, आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा, वो बात की बात है। फिलहाल ये डांस है। ये आप बात यहाँ की से बात है, जा अच्छा है बुरा सकते है। हो दोस्त, क्या दोस्त? आप जा सकते। नहीं, जा तो मैं सकता हूँ। सो मुझे वो फनी लगता है क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रेजी, मतलब कुछ भी करके आना तो है ही मुझे इसमें। टीवी पे आना है, बस मेरा प्रोमो आना चाहिए, मैं ऐसा कुछ कर दूं कि बार बार दिखाते रहें। और टीवी पे तो आपको मालूम है क्या करूं, ऐसा कुछ मिल जाता है किसी को। वोट की बात आती है, जब वोट से जब भी कोई भी विनर डिक्लेयर किया जाता है, मैनिपुलेट बहुत होता है। क्या सही में जो आक्षेप है कि मैनिपुलेशन होता है? जजीज अपने हिसाब से सेटिंग, या तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है, जो फंडिंग करते हैं, उनके इशारे से कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है। उसके बारे में पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय થયો છે એક નાનકડા વિરામનો। યુવાન કે જે 63 વર્ષની વૃદ્ધાના પ્રેમમાં પડ્યો અને તેના હવસનો શિકાર બન્યો। અમદાવાદના એક શિક્ષકે ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધોને ફરી એકવાર કલંકિત કર્યા છે। ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનો પર્દાફાશ કરતો કાર્યક્રમ રેડ કોર્નર। રેડ કોર્નર રવિવારે રાત્રે 9:30 કલાકે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। વાત કરી રહ્યા છે આપણે રેમો ડિસોઝા સાથે। रेमो जी, ब्रेक से पहले जो मैंने आपको पूछा कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है विनर डिक्लेयर में, जो ये कंपटीशन होती है, लोग लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं उसको, इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पार्टिसिपेंट के साथ, कहीं भावनाएं जुड़ी होती है। मेरा गुजरात का है, चलो मैं वोट करूं, मेरे पंजाब का है, मैं वोट करूं। एक तो भावनाओं के साथ खिलवाड़, और दूसरा इतनी सारा खिलवाड़ के बाद रिजल्ट कहीं ना कहीं पिछली कई प्रतियोगिता में देखा गया कि कहीं गलत हुआ है, कहीं मैनिपुलेशन होता है। करेक्ट। मैंने अब तक जितने रियलिटी शो देखे अब इसके पहले, उसमें मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ होता है। बट मैं पूरे दावे के साथ मैं दिल से कह सकता हूँ कि ये जो शो इतना हिट हुआ है, इसका रीज़न ये है कि सब सही है, यहाँ पे सब सच्चे हैं। और यहाँ इस शो में डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जेन्युइनली लोगों पे है। हमारा कोई इस पे हाथ नहीं है कि इसको जिताना है, उसको जिताना है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि आप लोग उसी को वोट करिए जो डिजर्विंग है, जो अच्छा है, जो बेस्ट है। वरना कोई भी रीजन से क्या होता है कि हर एक रीजन से बहुत सारी वोटिंग आती है, अरे मेरे इधर का है यार, मेरे इधर का जीतेगा, देखना। मतलब परफॉर्मेंस देख के वोट करना, परफॉर्मेंस देख के वोट करना। फाइन। बाकी डांस के जो भी रियलिटी शो है, और पर्टिकुलर आपका, मुझे मालूम है कि जब आप उसी जमात में है तो अच्छी क्या बात लगी आपको कि ये थोड़ा हटके, जैसे स्टैंडर्ड डायलॉग, ये थोड़ा हटके शो है, ये वो, लेकिन सही में रियल में मुझे मालूम है कि बहुत दिल के आप बहुत ही स्वच्छ है, सही बात ही बताएंगे। क्या क्या लगता है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर रियलिटी डांस रियलिटी शो एंड दिस शो? दो एकदम डिफरेंट मेजर डिफरेंस बताता हूँ। एक ही डिफरेंस है, क्यों ही चला।
एक रियलिटी शो होता है जिसमें ड्रामा बहुत होता है, ओके एक रियलिटी शो है जिसमें सच्चा परफॉर्मेंस होता है। ओके 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 तो ये दो डिफरेंस है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ाते इस सवाल को। पूरी डिजाइन बनाई होगी, सब लोगों ने बैठ के पूरा प्लानिंग किया होगा, प्रोग्राम शुरू हो गया, पिक पे पहुंच गया। अभी भी क्या लगता है कि इस प्रोग्राम में अगर ये ऐड किया होता तो अच्छा होता? क्या कमी लगती है, या तो और क्या एडिशन करना चाहिए? व्हाट डू यू फील? मुझे एक ही कमी लगी जो मुझे खलती है कि इसमें ये नहीं होना चाहिए था, जो कि वोटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए था। ओके 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 क्योंकि वोटिंग सिस्टम से आप गलत आदमी चुन लेते हो। क्योंकि अगर एक रीजन का आदमी है, वो सबसे ज़्यादा उस रीजन से ज़्यादा वोटिंग आती है, तो वो मालूम है कि वो डांसर उतना अच्छा नहीं है बाकी लोगों से, लेकिन उसकी वोटिंग ज़्यादा आ रही है, तो वही जीतेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से वोटिंग नहीं होना। नाउ 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 अब सीधा आ जाते हैं महागुरु की ओर। मिथुन दा के साथ बैठना, जहां मिथुन दा बैठे बिल्कुल वही फ्लोर पे जब आप बैठे हो, जज करते हो। मुझे मालूम है कि डांस में जिस भी बंदे को अगर इंटरेस्ट होगा, मिथुन दा को अपना गुरु मानते ही होंगे। जब डांस देखा तो वो तो बहुत बड़ी बात थी। और फिर इस शो के पहले मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर चुका हूँ, जिसके लिए मुझे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला, इंटरनेशनल बेस्ट डायरेक्टर। उसमें मेरे हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। ओके, वो ये एक बंगाली फिल्म मैंने उनके साथ की है, स्टोरी ऑफ द रेड हिल्स, और इंटरनेशनली बहुत बड़ी हिट हुई है। अभी इस साल के एंड में इंडिया में भी रिलीज होगा। डिस्को डांसर में डांस करते देखा था मिथुन दा को, और जब रूबरू मिला आप एज अ डायरेक्टर उनके साथ, आपके अंडर में उन्होंने काम भी किया, क्या डिफरेंट लगा वो जो डिस्को डांसर में देखे तो ड्रीम बनाया था, और जब रूबरू मिले और उनके साथ काम किया इतना? एक कहते ना कि वो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं आपके, तो वो एक बात दिखी। और भगवान इसलिए मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि एक इतना बड़ा सुपरस्टार आपसे एकदम मामूली आदमी की तरह बात करता है। वो आदमी की मैं बोलूँगा कि दाग दूंगा कि हाँ, उसको सुपरस्टार बोलने का हक बनता है। क्योंकि वो आदमी इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद भी आपसे इस तरीके से बात करता है जैसे कि एक न्यू कमर है। मेरे साथ उन्होंने वैसा बिहेव किया जैसे कि वो एक न्यू कमर है और मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। ओके, रेमो जी थोड़ी पर्सनल बात पे आ जाती है। દરેક વ્યક્તિને પોતાની કંઈક અંધશ્રદ્ધા હોય છે। કોક ડાબા પગમાં પહેલા શૂઝ પહેરીને જ પછી નીકળે છે, કોક વોલેટ લેફ્ટ પોકેટમાં જ રાખે છે, કોઈ રાઈટમાં રાખે છે, કોઈ ભગવાનનો ફોટો રાખે છે, સમથિંગ। રેમોજીની પોતાની કઈ એવી ખાસ એક આદત છે કે જે રૂટીન એ ક્યારેય ચૂકતા નથી? હું કહું, મારા બે દીકરા છે, ધ્રુવ અને ગેબ્રિયલ. ધ્રુવ અને ગેબ્રિયલ. ઓકે, whenever I go out for competition, તો હું બેને કિસ કરીને જાઉં. જ્યારે કિસ નહીં કરું ત્યારે મારો બેડ લક થાય, જ્યારે કિસ કરું ત્યારે મારો લક બહુ સાથ દે. બચ્ચા બહુ મિસ કરતા હશે આટલો ટાઈટ શેડ્યુલ છે એટલે શોમાં પણ આવી ગયા. ના નો નો મને આ કોમ્બિનેશન નથી ખ્યાલ હતો, એક ધ્રુવ અને એક ગેબ્રિયલ. ધ્રુવ મારા પેરેન્ટ્સ હિન્દુ છે. રેમો ડિસુઝા મને હું કન્વર્ટ થયો છું 87માં, એટલે મારા પેરેન્ટ્સે મારો એને ધ્રુવ નામ રાખ્યું અને ગેબ્રિયલ કેથલિક નામ. કેટલાક નામ છે. ઓકે ઓકે, જો કદાચ રેમોને કહેવામાં આવે કે ડાન્સ પરફોર્મ કરવાનું છે, સામે ઓડિયન્સમાં ફક્ત એક વ્યક્તિ બેઠું હશે, કોની સામે પરફોર્મ કરવાનું પસંદ કરે? બે આદમી, ઇન્ડિયાથી અમિતાભ બચ્ચન, એબ્રોડમાં માઇકલ જેક્સન. ઓકે ફાઇન, ઓકે, અમિતાભ બચ્ચન અને માઇકલ જેક્સન. સો સિંગલ તો નહીં પણ બે તો જોશે જ મિનિમમ. ઓકે ફાઇન. ડ્રગ્સ, ખાસ કરીને ડાન્સનો માહોલ, ડાન્સને વધુ ઉપયોગ, સૌથી વધુ ઉપયોગ કરે છે યુવા પેઢી અત્યારે, ખાસ કરીને ડીજે અને જે પ્રમાણે રેવ પાર્ટીઝ. વોટ ડુ યુ ફીલ કે આ ડાન્સની પાછળ ક્રેઝી બનેલી યુથ એ ક્યાંક આ ડાન્સનો ગલત સાઈડ ઇસ્તેમાલ કરે છે? શું કહેવા માંગશો યુથને? યુથને એટલે જ કહું કે રોંગ છે. ડ્રગ્સ સૌથી પહેલાં ઇઝ વેરી વેરી બેડ ફોર યોર હેલ્થ એન્ડ ફોર યોર લાઈફ. સો
मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो डांस के आड़ में जो ड्रग्स लेते हैं उनको मैं इतना ही बोलूँगा कि डांस करो। डांस भी एक नशा है। आप अगर दिल से डांस करोगे तो वो भी एक नशा है। तो डांस करके नशा, आप ऐसे ही नशा में आ जाते हो, फिर ड्रग्स लेने की क्या जरूरत है। सो प्लीज़ से नो टू ड्रग्स बिकॉज ड्रग्स किल्स यू। ओके, ये जो वेस्टर्न डांस के जब इतना प्रभाव बढ़ गया है, हमारा जो इंडियन क्लासिकल डांस है कहीं ना कहीं उसके भार के नीचे दब गया, आपको लगता है? कहीं ना कहीं जो सही में जो बेसिक जो है हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है उसके ऊपर हावी हो चुका है वेस्टर्न डांस? बिल्कुल हावी हो चुका है। मेरी जो फिल्म बनाई है, मैंने डायरेक्ट की है, वो इसी पे बेस्ड है कि एक जो हमारा इंडिया का कल्चर है जो दब गया है। छऊ डांस है जो कलकत्ता का बहुत पुराना डांस फॉर्म है, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, वो मर चुका है। अभी कोई देखता नहीं है। अब बस सिर्फ वेस्टर्न बॉलीवुड फिल्म्स आ गए हैं, फिर हॉलीवुड फिल्म्स आ गई है, वीडियोस आ गए हैं, 50 चैनल आ गए हैं म्यूजिक के, तो वो परफॉर्मेंस कोई देखता ही नहीं। मेरी फिल्म उस पर बेस्ड है और मैंने वो आर्ट फॉर्म को ऊपर लाने के लिए मैं उस हद तक गया हूँ कि मैंने अपने आप को आग लगा के डांस किया है और मैंने अपने कंटेस्टेंट को आग लगा के डांस किया है। तो मैंने सोचा कि अब लोग, अब तो देखो कि ये मर रहा है बेचारा, अब तो देखो ये आर्ट फॉर्म। ओके। और लास्ट में अभी क्या ड्रीम बाकी है रेमो जी का कि ये करना बाकी रह गया? इतना सारा अचीव किया लेकिन ये करना भी बाकी है। व्हाट इज द ड्रीम, लास्ट ड्रीम? मेरा एक ड्रीम जो बाकी है वो है एक डांसिंग स्कूल खोलने का। डांसिंग स्कूल मतलब नॉर्मल डांस क्लासेस नहीं, स्कूल मतलब एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे आए, वहाँ पे बोर्डिंग करें, वहाँ पे 3 साल का कोर्स करें और जब वहाँ से निकलें तो एक प्रोफेशनल डांसर की तरह निकलें, ना कि बस एक समर कैंप कर लिया आपने, बस आपको एक हाथ हिलाना आ गया, ओके। नहीं, मैं ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ पे आप घुसोगे, सॉल्यूशन जो भी है कंप्लीट और सारे डांस फॉर्म। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश कि आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। दर्शक મિત્રો, આ ખાસ મુલાકાત રેમો ડિસોઝા સાથે બિલકુલ દિલ ખોલીને તેમણે વાત કરી અને જે પ્રમાણે કીધું કે ક્યાંક કમી છે તેને સુધારવાની પણ આવનારા દિવસોમાં કોશિશ કરવી જોઈએ અને તેની કદાચ ક્યાંક ઇનિશિયેટિવ રેમો પોતે પણ લેવા તૈયાર છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી આપસો નમસ્કાર। થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ અ લોટ।